हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसेड्स के बारे में। एनसेड्स क्या होते हैं? दे आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होती है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। अब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है स्टेरॉयडल, दूसरा होता है नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में हम लोग एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एनसेड्स आर मेडिकेशन दैट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर। यानी कि एनसेड जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, पेन को कम करेंगे और फीवर को कम करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग एनसेड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एनसेड का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करूं तो एनसेड जो होते हैं वो कॉक्स एंजाइम के इनहिबिटर्स होते हैं। हमारे पास तीन टाइप के कॉक्स एंजाइम होते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3, जिसमें से 1 और 2 जो होता है वो मेन होता है और कॉक्स 3 जो होता है वो 1 का ही स्प्लाइसिंग वेरिएंट होता है। तो एनसेड्स की क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग ड्रग कैसे कैसे कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी कि ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों एंजाइम को इनहिबिट करेगा। फिर दूसरा है हमारा प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट कर सकता है, लेकिन ये मेनली कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करे। इसमें हमारे पास आता है नेमेसिलाइड, डिक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक। तीन मेन ड्रग आते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर में। फिर नेक्स्ट है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, यानी कि ये केवल और केवल कॉक्स 2 एंजाइम को ही इनहिबिट करता है। इसमें हमारे पास आएगा इटोरिकॉक्सिब और कोलिकॉक्सिब। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, जिसमें कॉक्सिब रहे तो वो होगा अपना सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। और हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जिसके पास जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो बहुत पुअर होती है या फिर ना के बराबर ही रहती है, लेकिन उसके पास एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमारा आता है पैरासीटामोल। जो हमारे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स थे उनको भी हम लोग फर्दर 6 क्लास में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा एसिटाइलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें हमारा पढ़ना है एस्प्रिन। फिर दूसरा पढ़ना है फिनामेड डेरिवेटिव, जिसमें हमारा मीफिनामेड ड्रग आता है। तीसरा हमारा रहेगा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें हमें 4 ड्रग पढ़ने हैं, जो कि हमारा आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोक्सेन और फ्लर्बिप्रोफेन। इनको हम याद कर सकते हैं कि सभी ड्रग्स के अंदर प्रो आएगा, यानी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है और सभी में प्रो नाम आएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में हमें 2 ड्रग मेन पढ़ने हैं, कीटोरोलैग और एंडोमेथासिन। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑक्सीकैम डेरिवेटिव। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में एक ड्रग पढ़ना है जो कि हमारा पैरोक्सीकैम है। लास्ट में रहेगा हमारा पायरोलोजोन डेरिवेटिव। पायरोलोजोन डेरिवेटिव अब आउटडेटेड हो चुके हैं, अब उनका यूज नहीं किया जाता। इस पे 2 ड्रग आते हैं, फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन। जो ये सारे ड्रग्स मैं यहाँ पे बता रखा हूँ ये अगले 2-3 लेक्चर में बहुत काम आने वाले हैं, तो अगर आप इनको अभी से याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए आगे के 2-3 लेक्चर में बहुत हेल्प मिलेगी। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे एनसेड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो अल्टीमेटली जो अपने एनसेड्स होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो रहा होगा उसके पाथवे को जाके ये ब्लॉक करेंगे, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ना हो, और जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन अगर सिंथेसाइज नहीं हुआ तो इन्फ्लेमेशन भी रुक जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसाइज करने के लिए एक एंजाइम है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज एंजाइम। अब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज एंजाइम के पास 2 एक्टिव साइट्स होती है, एक होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज साइट और दूसरा होता है एंडोपेरोक्सीडेज साइट। साइक्लोऑक्सीजिनेज और एंडोपेरोक्सीडेज साइट को हमारे एनसेड जाके ब्लॉक करते हैं, यानी कि एनसेड जो होता है वो इन्हीं दोनों साइट्स पे जाके एक्ट करेगा और उनको ही इनहिबिट करेगा, जिससे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। और जब इस एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो अपना प्रोस्टाग्लैंडिन उसका सिंथेसिस रुक जाएगा। अब एक नोट पॉइंट है हमारा कि जो अपना पैरासीटामोल होता है वो मेनली इनहिबिट करता है एंडोपेरोक्सीडेज को। साइक्लोऑक्सीजिनेज पे इसका एक्शन बहुत कम होता है और ये थोड़ा बहुत साइक्लोऑक्सीजिनेज 3 को यानी कॉक्स 3 को इनहिबिट करता है, बाकी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 पे इसका कोई एक्शन नहीं होता है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे कॉक्स एंजाइम है वो कितने टाइप के हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
तो जो अपना कॉक्स एंजाइम है वो 3 टाइप के हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3। कॉक्स 1 जो होता है वो हाउस कीपिंग एंजाइम है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूटिवली हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता रहता है, ये हमारी बॉडी के अंदर हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं और ये प्ले करते हैं रोल किडनी, सीवीएस और सीएनएस की फिजियोलॉजी में। जो अपने कॉक्स 2 एंजाइम होते हैं वो कॉक्स 1 की तरह हमेशा सिक्रीट नहीं होते रहते हैं, बल्कि ये इंड्यूसेबल एंजाइम होते हैं, यानी कि जब बाहर से स्टिमुलस आएगा तभी कॉक्स 2 एंजाइम सिक्रीट होंगे। इसके लिए हमें स्टिमुलस देना पड़ता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि जब इन्फ्लेमेशन होगा तभी ये एंजाइम स्टिमुलेट होंगे और ये स्टिमुलेट होंगे तो ये रिलीज होगा। कॉक्स 2 जो होते हैं वो प्ले करते हैं रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। और लास्ट में हमारा कॉक्स 3। कॉक्स 3 जो होता है वो स्प्लाइसिंग वेरिएंट है कॉक्स 1 एंजाइम का, और ये जब फीवर होता है तब एक्टिवेट होते हैं, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फीवर के लिए, यानी कि पायरेटिक एक्शन के लिए कॉक्स 3 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का पाथवे क्या है। तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, उसमें जब फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम एक्ट करता है तो वो कन्वर्ट होते हैं एरिकिडोनिक एसिड के अंदर, और एरिकिडोनिक एसिड में जब कॉक्स एंजाइम एक्ट करते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में कन्वर्ट होता है, और जब उस पर एंडोपेरोक्सिडेज एंजाइम ऐड करता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद जब आइसोमरेज एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन H2 पे ऐड करेगा तो डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होगा, और जो अपने एनसेड्स होते हैं इन्हीं दोनों स्टेप्स को ब्लॉक करते हैं, यानी कि ये कॉक्स को ब्लॉक करेंगे और वो एंडोपेरोक्सिडेज को ब्लॉक करेंगे। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि एनसेड्स का हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पाथवे में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनसेड्स की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के बारे में। जब कभी इन्फेक्शन या इंजरी हुई उस केस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो मेनली ड्यू टू कॉक्स 2 एंजाइम होता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस बढ़ने के कारण से ये पेन पाथवेज को स्टिमुलेट कर देता है। वस्कुलर परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से स्वेलिंग हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा वेजेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, और साथ में ही वेजोडाइलेशन भी देखने को मिलता है, जिससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और रेडनेस सीन होगा। जो अपने एनसेड्स होते हैं वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकते हैं, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी एक्शंस देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ही तो सब कुछ स्टिमुलेट कर रहा था। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनेगा तो ये सारी चीजें इनहिबिट हो जाएंगी। तो जब अपना एनसेड्स होता है वो इसको इनहिबिट करेगा, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं सिंथेसाइज होगा तो ये चीजें नहीं आएंगी। कुछ अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे कि ल्यूकोसाइड्स, एडिशन मॉलिक्यूल जैसे ICAM1 और ECAM2, सेलेक्टिन्स, इंटीग्रिन्स और कुछ फ्री रेडिकल्स भी इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो अपने एनसेड्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कॉज करते हैं। लेकिन कुछ एनसेड्स हैं जो कि अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पे भी अपना एक्शन शो करते हैं, जैसे कि नेमेस्लाइड हो गया, पायरोक्सिकैम हो गया और अपना एंडोमेथासिन है। ये अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को भी इफेक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे एनसेड्स की एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी बढ़ जाते हैं, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अपने जो पेन पाथवेज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और पेरीफेरी से पेन ले जाने वाले सेंसरी फाइबर्स अपना पेन कहाँ पे रिले करेंगे, सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, और सीएनएस से आने वाला जो पेन सेंसेशन होगा वो भी स्पाइनल कॉर्ड के सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा में जाके रिले हो जाएगा, और जो अपने एनसेड होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगा, जिससे ये चीजें रुक जाएंगी और पेन पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा, और जब पेन पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा तो एनाल्जेसिया वाला एक्शन देखने को मिलेगा। जो अपने एनसेड्स होते हैं वो सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा में जो नर्व ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। ये मेनली टाइप सी और ए डेल्टा फाइबर्स को इनहिबिट करते हैं, और जब टाइप सी या ए डेल्टा फाइबर जब इनहिबिट हो जाएगा तो पेन सेंसेशन कैरी नहीं होगा, और जब पेन कैरी नहीं होगा तो हमें एनाल्जेसिक एक्शन देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एनसेड्स के एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। एंटीपायरेटिक यानी कि ये फीवर को कम करेंगे। सीएनएस के अंदर जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वहां पे पायरोजेंस का लेवल बढ़ जाता है, और जो पायरोजेंस होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, जिस वजह से हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोस्टेट चेंजेस आते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीवर हो गया। और जो अपने एनसेड्स होते हैं वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकते हैं, जिससे हमें फीवर के अंदर रिलीफ देखने को मिलता है। जो अपना पैरासीटामोल है वो कॉक्स 3 एंजाइम को इनहिबिट करता है,
जिस वजह से क्या होगा कि फीवर रिड्यूस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्मेनोरिया के अंदर। डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया जो है तो वो मेंसेस के दौरान जो पेन होता है उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। यूट्रस में प्रेजेंट जो एंडोथेलियम है वो सिक्रीट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 सिक्रीट होने की वजह से क्या होता है कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो वहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, यानी कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा, जिस वजह से इस्कीमिक पेन फील होता है। और हम एनसेड्स का यूज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकने के लिए। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाएगा तो ये चीजें भी रुक जाएंगी, यानी कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो अपना जो पेन है वो भी नहीं होगा। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एनसेड्स के एंटी प्लेटलेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो अपने एनसेड्स हैं वो कहीं ना कहीं एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें नॉर्मली COX-1 और COX-2 कैसे वर्क करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम के अंदर, उसको समझना पड़ेगा। तो जब इंजरी होती है तो अपना प्लेटलेट एक्टिवेट होता है, और प्लेटलेट एक्टिवेट करने के लिए एंडोथेलियम से COX-1 एंजाइम का सिंथेसिस होता है। COX-1 एंजाइम जब सिंथेसाइज होगा तो वो थ्रोम्बोक्सिन A2 का लेवल इंक्रीज करेगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है वो प्लेटलेट में प्रेजेंट TP रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, और जब प्लेटलेट में प्रेजेंट TP रिसेप्टर के पास थ्रोम्बोक्सिन A2 जाके बाइंड करता है तो प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो जाता है। जब प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो दूसरे प्लेटलेट को जाके एक्टिवेट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा, उनके बीच में इंटरेक्शंस होते हैं जिससे थ्रोम्बस या क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो अपने एनसेड्स हैं इसी COX एंजाइम के सिंथेसिस को रोकते हैं। जब COX एंजाइम का सिंथेसिस रुक जाएगा तो थ्रोम्बोसिन A2 नहीं बनेगा, और थ्रोम्बोसिन A2 नहीं बनेगा तो प्लेटलेट का एक्टिवेशन नहीं होगा, तो क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमारे पास बेस्ट एंटी प्लेटलेट ड्रग है एनसेड्स के अंदर एस्प्रिन। एस्प्रिन को हम लोग लो डोज के अंदर यूज करते हैं, और ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है COX एंजाइम का। जो एस्प्रिन है वो COX एंजाइम के अंदर प्रेजेंट सीरीन ग्रुप का एसिटाइलेशन कॉज करता है। अब बात कर लेते हैं COX-2 एंजाइम कैसे काम करता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। जो अपने एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी थी समझने के लिए यहीं तक थी। अब हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि COX-2 की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। इसका एंटी प्लेटलेट वाले प्रॉपर्टी से कोई रोल नहीं है। जब एंडोथेलियम से COX-2 एंजाइम सिक्रीट होगा तो वो प्रोस्टासाइक्लिन का लेवल बढ़ाएगा, और प्रोस्टासाइक्लिन जो होते हैं वो IP रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, और IP रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद वो साइक्लिक एमपी के लेवल बढ़ाएंगे, और साइक्लिक एमपी जो होता है वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। अब जब हम लोग सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर देंगे, तो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर देने से क्या होगा, वो COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो COX-2 एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनेगा, जो कि साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ाएगा नहीं, और जब साइक्लिक एमपी के लेवल नहीं बढ़ेगा तो इनहिबिट जो हो रहा था क्लॉटिंग वो अब नहीं हो पाएगा। यानी कि जब हम लोग सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर देंगे तो COX-2 एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, क्लॉटिंग बढ़ जाएगी। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर देने से रिस्क हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डेथ का, यानी CV डेथ यानी कार्डियोवास्कुलर डेथ का रिस्क बढ़ जाता है। और सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन केस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज वाले पेशेंट के अंदर। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि एनसेड्स का हमारे किडनी के अंदर कैसा रोल रहता है। किडनी में नेफ्रॉन्स के अंदर जो अपनी असेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ एनली की, वहां पे जो प्रेजेंट सेल रहती हैं वो COX-2 एंजाइम को सिक्रेट करती हैं, जिस वजह से क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बढ़ेगा तो वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन होने की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कॉर्टिकोमेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या होगा कि सोडियम और वाटर का लॉस बढ़ जाता है, यानी कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण से अपना रास सिस्टम जो है वो स्विच ऑफ रहता है। जब हम लोग एनसेड्स देंगे तो वो COX-2 को इनहिबिट करेगा। जब COX-2 इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम रहेगा, तो वेजोडाइलेशन नहीं होगा, तो ब्लड फ्लो कम रहेगा। तो एनसेड्स देने की वजह से क्या होगा कि जब ब्लड फ्लो कम रहेगा तो यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, एडिमा होने के चांसेस होंगे, और रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो कम आया है तो यानी कि GFR कम रहेगा, तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हाइपरटेंशन होने के चांसेस होंगे। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से किडनी में जो प्रेजेंट पैपिले होते हैं वहां पे ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड प्रॉपर वहां पे सप्लाई नहीं होगा तो नेक्रोसिस होने के चांसेस होंगे, यानी कि पेपिलरी नेक्रोसिस देखने को मिलता है एनसेड्स का साइड इफेक्ट में।
अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रोल रहेगा एनसेड्स का। तो एनसेड्स जो होते हैं हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा तो वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है तो ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो अपना रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाएगा, तो बीपी बढ़ेगा। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीआईटी के अंदर एनसेड्स का कैसा रोल है। तो जीआईटी के अंदर जो अपने कॉक्स-1 एंजाइम होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को सिंथेसिस करवाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि अपना पैराइटल सेल्स के अंदर साइक्लिक एम्पिक लेवल डाउन रहेगा और ये प्रोटेक्टिव तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये सिंथेसाइज करेंगे और सिक्रीट कराएंगे म्यूकस और बाइकार्बोनेट को। कहाँ पे? म्यूकोसल सेल के अंदर। यानी कि ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एसिड और ये प्रिवेंट करता है पेप्टिक अल्सर डिसीज को। यानी कि जो अपना प्रोस्टाग्लैंडिन है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे म्यूकोसल सेल के लिए, जीआईटी में प्रेजेंट म्यूकोसल सेल के लिए। और जब हम लोग एनसेड्स देंगे तो यह कॉक्स-1 एंजाइम को इनहिबिट कर देगा और ये जो पूरा एक्शन हो रहा था वो भी रुक जाएगा। एनसेड जो होता है उसका एसिडिक नेचर होता है, इसका pKa <7 होता है और एसिडिक ड्रग है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी प्रेफर करेगा कि एसिडिक मीडिया में हो। एसिडिक मीडिया कहाँ कहाँ मिलता है? स्टमक के अंदर और ड्यूडनम के अंदर, लेकिन ये ड्यूडनम के अंदर ज़्यादा प्रेफर करता है एब्जॉर्प्शन होने के लिए कंपेयर टू स्टमक, क्योंकि ड्यूडनम की वॉल थोड़ा पतली होती है और स्टमक की वॉल थोड़ा ज़्यादा मोटी होती है। जब ये ड्रग स्टमक के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे pH लगभग 4 रहता है, तो जिस वजह से क्या होगा कि एसिडिक ड्रग है और एसिडिक मीडियम मिल गया इसको, तो ये आयनाइज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये सेल के अंदर इंटर कर जाता है तो इसका आयनिक ट्रैपिंग हो जाता है, यानी कि ये आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे pH तो 7.1 था लगभग। तो अपना आयनाइज होने की वजह से क्या होगा, इसका आयनिक ट्रैपिंग हो जाएगी। आयनिक ट्रैपिंग जब एनसेड्स की हो जाएगी तो वो कॉक्स-1 एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो रिस्क बढ़ जाएगा पेप्टिक अल्सर डिसीज का और जीईआरडी का। लेकिन जो अपने सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर होते हैं उनका जीआईटी में प्रेजेंट प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए जो अपना पेप्टिक अल्सर डिसीज का रिस्क है वो भी नहीं रहता सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर यूज करने से। अब आइए देखते हैं कि एनसेड्स का यूट्रस के अंदर कैसा एक्शन होता है। यूट्रस के अंदर फीटल सेल्स और प्लेसेंटा जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करवाता है यूट्रस को और पार्चुरेशन में हेल्प करता है। अब जो एनसेड्स होंगे वो सिंथेसिस को रोकेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के, जिससे क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो पार्चुरेशन नहीं होगा। तो जो अपने एनसेड्स हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ टोकोलिटिक एजेंट, जैसे कि एग्जांपल है एंडोमेथासिन, जो कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा, जिससे अपना लेबर है वो डिले हो जाएगा। जो एनसेड्स हैं वो अगर उसको हम लोग 18 से 20 वीक के अंदर यूज करें प्रेगनेंसी के, तभी ये टोकोलिटिक एक्शन शो करते हैं। आफ्टर 18 to 20 वीक्स ये थोड़ा डिफरेंट एक्शन शो करते हैं। 18 से 20 वीक के बाद हम लोग यूज करेंगे एनसेड्स का, तो ये प्री मेच्योर क्लोजर करवा देते हैं डक्टस आर्टेरियोसस का, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और रिस्क बढ़ा देते हैं प्री मेच्योर लेबर का, क्योंकि 18 से 20 वीक के पहले हम लोग एनसेड्स का अगर यूज करते हैं तो वो टोकोलिटिक एजेंट जैसे काम करते हैं, यानी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। लेकिन 18 से 20 वीक के बाद इसको यूज करेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाते हैं, जिस वजह से प्री मेच्योर लेबर का रिस्क बढ़ा देते हैं। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के भी चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर इसको हम लोग 18 से 20 वीक के बाद यूज कर रहे हैं। तो जो अपना एस्पिरिन होता है उसको लो डोज के अंदर दिया जाता है प्री एक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। प्री एक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, लीवर फंक्शन डिक्रीज होना और क्लॉटिंग डिस्टर्बेंस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्री एक्लेम्सिया जो होता है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, जब प्लेसेंटा मैच्योर हो चुका होता है। हम लास्ट में पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट के अंदर एनसेड्स कैसे रोल प्ले करता है। तो हार्ट के अंदर जो अपना एनसेड है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकेगा, जिस वजह से क्या होगा, डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाएंगी। यानी कि एनसेड जो होता है उसका यूज करते हैं इन क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। अब डक्टस आर्टेरियोसस क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो डिसेंडिंग आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का कनेक्शन है। डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वीनस ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जब फीटल लाइफ रहती है तो ये अपना ओपन रहता है, यानी पेटेंट रहता है डक्टस आर्टेरियोसस, जिस वजह से क्या होगा कि ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है और आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा,
क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो रहे हैं, जिस वजह से हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन मेंटेन रहेगी और किडनी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का लेवल बढ़ा रहता है। ये हाइपोक्सिया और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़े रहना रिस्पॉन्सिबल होता है फीटल लाइफ के अंदर डक्टस आर्टेरियोसस के पेटेंट होने का, यानी कि ओपन रहने का। लेकिन चाइल्ड के बर्थ के बाद जब ऑक्सीजन वो लेता है, यानी जब ब्रीदिंग होती है, उसमें हमारा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन मेंटेन नहीं रहेगी और साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल था किडनी के अंदर वो भी घट जाएगा, जो कि हेल्प करता है क्लोज करने में डक्टस आर्टेरियोसस को। बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बर्थ के पहले जो अपना डक्टस आर्टेरियोसस है वो पेटेंट रहता है, यानी ओपन रहता है, और बर्थ के बाद जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं कि अपना डक्टस आर्टेरियोसस उसमें पेटेंट रह जाता है। आइए देखते हैं कि डेवलपमेंटल एनोमली होने की वजह से हार्ट में जो अपना डक्टस आर्टेरियोसस है वो पेटेंट रह जाता है, उसमें तब क्या होता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज में जो एट्रिया और वेंट्रिकल है उसके बीच में ओपनिंग रह जाती है, जिससे क्या होगा कि ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा और ब्लड मिक्स होने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि डक्टस आर्टेरियोसस पेटेंट रह जाती है। या फिर इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो मदर थी उसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो लगातार कम रह गया है, क्योंकि CHF रहा होगा उसको, या फिर एनीमिया या फिर डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन रही होगी, जिस वजह से पेटेंट रह जाता है अपना डक्टस आर्टेरियोसस। अब इसको हम लोग क्लोज करना जरूरी है डक्टस आर्टेरियोसस को, जिसके लिए सर्जरी भी की जाती है और कुछ एनसेड्स का यूज किया जाता है। जो अपने एनसेड्स हैं वो डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। एनसेड जो होते हैं वो कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल कम करेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल कम करेंगे तो अपना जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्लोज हो जाएगा। आइब्यूप्रोफेन और एंडोमेथासिन इनका यूज किया जाता है डक्टस आर्टेरियोसस के क्लोजर में। आइब्यूप्रोफेन का जो डोज रहता है वो 10 मिलीग्राम पर केजी ऑफ वेट रहता है 24 आवर्स के लिए, IV रूट या फिर ओरल रूट के थ्रू। मेनली प्रेफर करते हैं IV रूट के थ्रू, और फिर 24 आवर्स के बाद हम लोग इसको 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट में शिफ्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग 2 बार देते हैं दिन में। आइब्यूप्रोफेन के पास बेटर सेफ्टी प्रोफाइल है, लेकिन एंडोमेथासिन के पास कुछ सीएनएस और किडनी साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करने में हम लोग पैरासीटामोल का भी यूज करते हैं, जो कि इनहिबिट करता है एंडोपेरोक्सिडेज एंजाइम को, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, तो डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं एनसेड्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। जो अपने एनसेड्स हैं उसके यूज करने से एलर्जी, एनाफिलैक्सिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और कुछ एनसेड्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन भी शो करते हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, बोन मैरो सप्रेशन, जो कि बहुत कम होता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने को मिला है ये। तो ये बात हुई कि एनसेड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और हमारी बॉडी के अंदर वो अलग अलग जगह पे कैसे रोल प्ले करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग इस चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इन लेक्चर्स की नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं इन नोट्स को PDF फॉर्मेट में अपलोड करता हूं। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।